नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके फ्यूचर एकेडमी में। मैं अजीत कपासिया। प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू करेंगे शब्द रचना, यानी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका कुछ मीनिंग होता है, कुछ अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किसान, पुस्तक, अध्यापक, लड़का, भाषा, कहानी। ये शब्द ऐसे हैं जिनका अपने आप में कुछ अर्थ है। आप किसी से कुछ भी बोलो और सामने वाला उसका अर्थ समझ जाए तो वो सार्थक शब्द है, ठीक है। जबकि निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर एक शब्द लिखा हुआ पानी। अक्सर आप घर पर पानी वानी, कोई रिश्तेदार आ गया आपका, आप बोलते हो कि इसके लिए पानी वानी ले आओ। तो पानी तो एक शब्द होता है लेकिन वानी कोई शब्द नहीं होता है। इसी तरह से आपने एक लोटा शब्द देखा है, लोटा, लोटा पोटा या लोटा मोटा, आपने सुना होगा, लोटा झोटा। तो वो जो पोटा होता है वो कोई शब्द नहीं होता है। आपने अक्सर सुना है रोटी वोटी ले आओ खाने के लिए, तो रोटी तो एक सार्थक शब्द है जबकि वोटी कोई सार्थक शब्द नहीं है। खटर पटर, ये जो आपको लिखा हुआ है खटर पटर, खटपट, चू चू, ये ऐसे शब्द हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है, उन्हें ही हम निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द जो होते हैं उनका विभाजन। सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ जाता है कि निम्न में से कौन सा अर्थ के आधार पर शब्द का एक भेद है। तो सबसे पहले आते हैं आपके एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका केवल एक अर्थ होता है उन्हें हम बोलते हैं एकार्थी शब्द। दूसरे होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, यानी एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा कनक, तो कनक का जो मीनिंग होता है वो सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। तो इससे ही आप समझ गए कि भाई ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक मीनिंग होते हैं, अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनेकार्थी बोलते हैं। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो, यानी अलग अलग शब्द हैं, एक शब्द यहां पर, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है, तीनों का मीनिंग एक ही है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची बोलते हैं। दूसरे होते हैं फिर आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीतार्थी या उल्टा, यानी किसी शब्द का हम उल्टा लिख दें। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया अंधेरा, अब अंधेरा का उल्टा लिखोगे आप बोलोगे उजाला। भाई अंधेरा का जो उल्टा लिखोगे उजाला। तो इस तरह के जो शब्द लिखे जाते हैं इन्हें हम विपरीतार्थी विलोम शब्द भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर। तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब है वे शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, आजकल जो है कुछ शब्द ऐसे हैं कि संस्कृत के डायरेक्ट वो हिंदी में भी प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है। संस्कृत के शब्द हैं वो किसमें प्रयोग हो जाते हैं? हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं। तो तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो तत्सम शब्द थे लेकिन समय के साथ साथ उनकी बोलचाल के हिसाब से उनमें परिवर्तन आ गया, यानी कि बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा सोना, ठीक है, अब कहीं पर इसको सोना बोला जाए, सोना, इस तरह से, तो असली शब्द या मूल शब्द ये था लेकिन बोलचाल की भाषा में ये सोना हो गया। क्या हो गया? सोना हो गया। जैसे एक शब्द है कार्य, ये संस्कृत का शब्द हो गया और हिंदी में इसको बोलते हैं कारज, यानी जो तद्भव शब्द बन गया उसका कारज। भाई कार्य जो था ये तत्सम शब्द था और इसको हमने बोलचाल की भाषा में बोलते 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 इसमें इतना परिवर्तन कर दिया कि इसको हम काज कहने लगे। तो ये तत्सम शब्द आपको याद रखने हैं, संस्कृत के शब्द, और तद्भव शब्द जो हैं ये हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में होती है। जैसे भी आपको बताया था लोटा शब्द, लोटा, तो लोटा जो है आप चले जाओ गूगल पे भी इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लोटा शब्द जो है वो एक क्षेत्रीय शब्द है किसी क्षेत्र विशेष में। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में भी आपको कुछ वर्ड ऐसे होते हैं उनको समझ में नहीं आते, क्योंकि क्षेत्र विशेष के हिसाब से कुछ जगह पर अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं।
हम बोलते हैं पानी। तो सब समझ गए, कोई कहता है पानी, कोई कहता है पोनी। ठीक है, अब पानी का जो मतलब है आप सब जानते हो कि पानी का मतलब जल है, लेकिन कई जगह पर जा रहे हैं वहां पानी कह रहे हैं, कहीं पर पोनी कह रहे हैं। इस प्रकार की आपको भाषा के आधार पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। विदेशी शब्द है जिनकी उत्पत्ति अलग अलग भाषाओं में हुई है या विदेशों में हुई है। जैसे मान लीजिए अरबी के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, फ्रांस के शब्द हैं, पुर्तगाली के शब्द हैं। ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं जिनका प्रयोग अब हिंदी में किया जाता है। संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके बना दिया। जैसे मैं एक शब्द बताऊं आपको, रेलगाड़ी। क्या बताऊं? रेलगाड़ी। अब यहां पर दो शब्द हो गए, एक हो गया रेल, दूसरा हो गया गाड़ी। इन दोनों को जो मिलाकर बनाया गया है इसको ही हम बोलते हैं संकर। क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोल देते हैं इसको ही। नेक्स्ट है आपका रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड ना हो। सार्थक खंड का मतलब है जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते। कोई शब्द है और शब्द का जो हम अब छोटे भागों में हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते और नहीं तोड़ सकते। जैसे कि आपका आंख है, नाक है, मुंह है, ठीक है, इन सब का एक अर्थ है। लेकिन अब इसको आप अगर तोड़ दो, मान के चलो आप इसको यहां आंख है प्लस इसको इस तरह से लिख दो, अलग अलग तोड़ दिया आपने, लेकिन क्या ख का कोई अर्थ है अपने आप में? या आ का कोई अर्थ है? नहीं है। लेकिन इसको मिलाकर के जब आप आंख लिखते हो तो आप समझ गए कि शरीर के एक अंग की बात कर रहे हैं। यानी ऐसे शब्द को हम जो है रूढ़ शब्द कहते हैं जिनके और छोटे टुकड़े हम नहीं कर सकते। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? अब ये योग रूढ़ शब्द का मतलब है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। ये तो बात पक्की है कि ये जो हैं दो शब्दों के मेल से बन रहे हैं, परंतु इनका जो अर्थ है वो किसी एक के लिए रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है मतलब एक ही चीज को इनसे जो हम प्रदर्शित करते हैं, या आप कह सकते हो कि इंगित करते हैं। तो पचानन के नाम से किसे जाना जाता है? ब्रह्मा को जाना जाता है। जलज, जलज बोलते हैं कमल को। भाई जल में उगने वाला कौन है? जलज है। इसी प्रकार से पंकज भी हम कमल को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जलज और कमल, जलज और पंकज ये दोनों जो है कमल को ही बोला जाता है। दशानन का मतलब होता है जिसके 10 सिर हैं, वो है रावण। लंबोदर जिसका लंबा उदार है, तो वो लंबोदर किसे बोलते हैं? तो लंबोदर आपको बोलते हैं गणेश को। किसको बोलते हैं? गणेश को बोलते हैं लंबोदर। इसके बाद है नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब है कि जिसका कंठ नीला है। आप जानते हो कि कंठ नीले का मतलब होता है जिसका गला नीला है। तो गला नीला किसका है? शिव का। और इसके बाद है चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, तो ये है विष्णु। तो ये ऐसे शब्द हैं, इन शब्दों को बोलते ही आपको पता लग गया कि किसकी बात हो रही है। अगर इनके एक से ज्यादा मीनिंग होते, एक से अधिक मीनिंग होते, तो फिर ये आपके यौगिक शब्द हो सकते थे। लेकिन ये योग रूढ़ हो गए। योग रूढ़ का मतलब हो गया कि ये बने दो शब्दों से हैं, और परंतु इनका जो अर्थ है वो किसी विशेष के लिए जो है क्या हो गया? रूढ़ हो गया। जैसे पचानन ब्रह्मा के लिए रूढ़ है। किसके लिए? ब्रह्मा के रूढ़ है। कमल के लिए रूढ़ हो गया जलद और पंकज। रावण के लिए रूढ़ कौन सा हो गया? दशानन। गणेश के लिए रूढ़ कौन हो गया? लंबोदर। नीलकंठ जो है शिव के लिए, और चक्रधर विष्णु के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिन्हें अलग करने पर उनके सार्थक खंड हो जाएं। यौगिक शब्द में और योग रूढ़ में और रूढ़ में इतना अंतर आपको देखने को मिलता है कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, और अगर हम इन्हें अलग अलग तोड़ दें तो इनका पूरा अपना अलग अर्थ निकल जाता है। दोनों शब्दों का इसका अर्थ होता है। यौगिक शब्द जो है किसके मिलके बनते हैं? यौगिक शब्द किस किस से मिलके बनते हैं? तो ये आपके उपसर्ग, प्रत्यय और समास, यानी जितने भी आपके उपसर्ग, प्रत्यय और समास को उदाहरण है वो सभी के सभी आपके यौगिक शब्द है। यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये पढ़ा नहीं रहा हूं यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय या समास, इन्हें आगे पढ़ाएंगे हम। बस यहां पर आपको बता दूं उपसर्ग, जैसे यहां पर विहार लिखा हुआ है, आप जानते हैं वी प्लस हार, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस हार। यहां पर ये परहार, पर प्लस हार, ठीक है, तो इसलिए दो शब्दों से मेल से बना हुआ है, तो इनका क्या मीनिंग हो गया? फिर इसको यौगिक बोल रहे हैं। प्रत्यय, जैसे यहां पर लिखा हुआ है लड़ाकू, लड़ाकू का मतलब है आकू, ठीक है, पढ़ाकू, पढ़ प्लस आकू। समास, राजा प्लस, राजा का पुत्र, हिमालय, हिम प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, इस तरह से ये हो गए आपके समास।
अब हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके विकारी, एक कौन से होते हैं? विकारी। अभी विकारी क्या होता है इसको समझो। विकारी का मतलब होता है जिन शब्दों में, ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन एवं कारक, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के द्वारा परिवर्तन किया जा सके, के द्वारा परिवर्तन संभव हो या परिवर्तन किया जा सके, ठीक है, यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के द्वारा परिवर्तन किया जा सके, उनका अर्थ बदल सके। अगर हम किसी वाक्य में उसके जो शब्द हैं उनमें लिंग में परिवर्तन कर दें, वचन में परिवर्तन कर दें, कारक में कर दें, उसका अर्थ बदल जाए, तो उन्हें हम बोलते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसके बाद आता है आपका अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब अविकारी का मतलब इसका उल्टा हो गया कि जिन शब्दों में लिंग, वचन एवं कारक के द्वारा कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन न हो। अब ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन एवं कारक के द्वारा कोई परिवर्तन न हो, उन्हें हम अविकारीय अव्यय कहते हैं। जैसे कि आपका क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक है, विस्मादि बोधक है और संबंध बोधक है। इसके अलावा निपात भी है, ठीक है, निपात को भी अव्यय का ही भाग माना जाता है। तो ये था शब्द रचना में शब्दों के प्रकार। अब इन सबको हम अलग अलग वीडियो में सेपरेट एक एक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे।